वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मिश्रो धातु निगम लिमिटेड मिधानिका तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसमें फिटर ट्रेड का एग्जामिनेशन 10 मार्च 2024 कंडक्ट हो गया है। 10 मार्च 2024 सेल इसको बानपुर का भी एग्जामिनेशन था और दोनों एग्ज़ाम एक ही डेट पे होने का कारण बहुत कम स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दिया है और उसी में से जस्ट 2 से 3 स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेजा है, जिसके वजह से मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का आज आप लोगों के लिए सलूशन दे पा रहा हूँ। तो सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट का कारण मैं आज इस पेपर को डिस्कशन कर पा रहा हूँ। अब भी अगर आने वाला दिन में किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप बैठते हैं, किसी भी एग्ज़ामिनेशन आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर मेरा व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। मैं हमेशा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बता देता हूँ 8583870223। देखिए, इसमें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे जो भी स्टूडेंट आप एग्जामिनेशन दे के आए हो, वो सभी स्टूडेंट इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको 100 में से कितना मार्क्स लगभग मिलने वाला है। और जो आने वाला दिन में एग्जामिनेशन आप मिधानी का देने वाले हैं, तो उसमें आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप ऑफ पेपर इसमें आता है। सबसे पहला बात, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल का ही पूछा जाता है। बहुत अच्छी बात है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। आज का पेपर में मैं डिस्कस करूंगा 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन को। देखिए, 3 स्टूडेंट मिलकर अगर 60 क्वेश्चंस भेजा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कर पाऊंगा आज का क्लास में। अगर और कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजता तो मैं उसको और ज़्यादा एनालिसिस कर पाता, और सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर पाता। अगर और भी स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करके आए हैं, अगर आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन याद है, तो आप ज़रूर आज का वीडियो का कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन को आप टाइप करके लिख दीजिए। मैं उसी का कमेंट को पिन कर दूंगा, तो उससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर टेक्निकल जॉब को सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, सलूशन, सब कुछ मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ SWL। SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। जब आप किसी भी काम करते हैं वर्कशॉप पर, तो उसके लिए आपका सेफ वर्किंग लोड कितना होना चाहिए। उससे बाहर अगर आप लोड दे दें तो वो आपके लिए अनसेफ होगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप जब काम करते हैं तो उसका सेफ वर्किंग लोड उसमें से कितना होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। किसी भी भट्टी का उच्च तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पायरोमीटर। ओके, इसमें से देखिए, पायरोमीटर आपका ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है, रेडिएशन पायरोमीटर होता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो पायरोमीटर टेम्परेचर मेजर कर सकते हो वो आपका रेडिएशन पायरोमीटर। आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि वो कौन सा पायरोमीटर है जिससे हम लोग सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तब आपको बोलना है रेडिएशन पायरोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मैशिनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। किसी भी जॉब का मैशिनेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेलिंग। एनेलिंग का माध्यम से हम लोग किसी भी वर्कपीस को सॉफ्ट बनाते तो मशीन द्वारा कटने का जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाते हैं और उसका अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी साथ साथ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड फॉर फास्टेस्ट कूलिंग रेट ऑफ स्टील क्विंचिंग। जैसे आप देखते हैं, हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं। हार्डनिंग में हम लोग उसको क्रिटिकल टेम्परेचर का ऊपर हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम लोग तुरंत रैपिड कूलिंग करते हैं या उसको हम लोग क्विंचिंग करते हैं। तो किस में क्विंचिंग करते हैं, जैसे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन, ऑयल आप बोल सकते हैं,
जैसे ड्राई एयर में हम लोग ठंडा करते हैं कभी कभी। तो ये जो भी आपका क्विंचिंग मीडियम है, इसमें से सबसे फास्ट किस में ठंडा होता है, सबसे कूलिंग रेट मतलब किस में सबसे जल्दी फास्ट ठंडा होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, तो ब्राइन सोल्यूशन में अगर आप किसी भी वर्कपीस को क्विंचिंग करते हैं तो इसमें ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है, जितना भी बाकी क्विंचिंग मीडियम है उसका तुलना में। ओके, देखिए ब्राइन में एक्चुअली क्या होता है, ब्राइन इज़ ए हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब पानी में हम लोग नमक हाई कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम लोग नमक मिला देते हैं तो जो आपका नमक वाला पानी होता है उसी को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, और इसमें जल्दी जल्दी वर्कपीस ठंडे हो जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, इन गियर टर्मिनोलॉजी पिच डायमीटर इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड। जब पिच सर्किल डायमीटर पीसीडी डिवाइड बाय आपका नंबर ऑफ टीथ होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूल को हम लोग मिलीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। जो भी आपका वैल्यू आएगा, सोचिए आपका अगर पीसीडी 120 है और अगर आपका नंबर ऑफ टीथ 60 है तो मॉड्यूल आपका क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, ऐसा है। 6th नंबर क्वेश्चन, व्हिच चक इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप ऑफ वर्कपीस। देखिए किसी भी अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ने के लिए किस चक का यूज किया जाता है, तो 4 जो चक इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। जो आपका 3 जो चक है उसी को सेल्फ सेंटरिंग चक या यूनिवर्सल चक कहा जाता है। इसमें सिर्फ हम लोग रेगुलर शेप वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। 4 जो चक में हम लोग रेगुलर इरेगुलर दोनों शेप वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। सिर्फ अगर आपको बोलते हैं कि इरेगुलर शेप वर्कपीस को कौन से चक से पकड़ सकते हैं, ऑप्शन में अगर आपका 3 जा चक, 4 जा चक, कॉलेट चक या और कोई भी चक है तो उसमें आपका 4 जा चक ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे आपका होता है फेस प्लेट। फेस प्लेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। फेस प्लेट में सिर्फ इरेगुलर शेप वर्कपीस को हम लोग टर्निंग करने के लिए यूज़ करते हैं फेस प्लेट। तो इसमें जब आपको पूछा जाता है इरेगुलर रेगुलर तब आपको 4 जो चेक करके आना है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रेगुलर शेप वर्कपीस को वो होल्ड करता है और इसका एक्यूरेसी भी बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन होता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलेट चक। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन, फोर्जिंग रिलेटेड या फोर्जिंग का डेफिनेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो फोर्जिंग में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, सोचो किसी भी एक वर्कपीस है, इसको हम लोग ऐसा टेम्परेचर में हीट करते हैं जो उसका प्लास्टिक कंडीशन में होता है, मतलब प्लास्टिक कंडीशन में वो एक ऐसा स्टेट में आ जाता है, पिघलता नहीं है, पिघलने से जो आगे स्टेप है उतने तक हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, मतलब बिना पिघला के उसका जो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं या ऐसा टेम्परेचर हम लोग हीट करते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, वर्कपीस को हम लोग अगर पीटते हैं या रोलिंग करते हैं तो उसमें जो भी शेप हमको चाहिए उसी शेप हम लोग को मिल जाता है। तो ये फोर्जिंग प्रोसेस में एक्चुअली होता है। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, तो हम लोग एक्चुअली फोर्जिंग में मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तक हीट नहीं करते, उसका मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तापमान तक हीट करते हैं, जो उसका प्लास्टिक कंडीशन है उसी टेम्परेचर तक हम लोग हीट करते हैं। ओके, ऐसा एक सिंबल आपको दिया गया था और इस सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है ये आपको पूछ रहा है। देखिए जियोमेट्रिक टॉलरेंस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको इस चीज़ से 1-2 क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो ये जो आपका ऐसा सिंबल है ये आपका पैरेललिज्म का है। अगर आपका ऐसा रहता मतलब ये आपका परपेंडिकुलरिटी का है, और ये आपका अगर ऐसा रहता तो ये आपका एंगुलरिटी को इंडिकेट करता है। ओके, ये आपका एटीट्यूड ग्रुप है, एटीट्यूड ग्रुप में ये आता है ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच इज। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होते हैं 90 डिग्री, प्रिक पंच के पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री और डॉट पंच का पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री। तो अब इसका यूजेस आपको याद रखना है। प्रिक पंच यूज़ होता है डिवाइडर का पॉइंट को स्थान देने के लिए, डॉट पंच यूज होता है विटनेस मार्क के लिए, और सेंटर पंच यूज़ होता है ड्रिल या सेंटर ड्रिल करने से पहले उसको प्रॉपर जगह बनाने के लिए। 10th नंबर क्वेश्चन, द टैप ड्रिल साइज ऑफ M5 इज। इसमें देखिए M5 मतलब मेट्रिक 5 मतलब मेजर डायमीटर, इसमें
ये आपका कोर्स थ्रेड है, इसीलिए इसमें पिच मेंशन नहीं किया। जब जिसमें आपका पिच मेंशन नहीं किया जाता मतलब वो आपका कोर्स थ्रेड है, ठीक है। तो ये आपको पिच एटलीस्ट याद रखना है, M5 से शुरू करके लगभग M20 तक आपको पिच याद रखना। अगर आपका पिच याद नहीं होगा तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ही देखिए जो आपका M5 का पिच होता है 0.8 मिलीमीटर होता है। तो आप जानते हैं टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच। ये आपका रफ या बोल सकते हैं कि थंब रूल या प्रैक्टिकल रूल बोल सकते हैं। इसमें मेजर डायमीटर 5 है, जिसे आप पिच को माइनस कर देते हैं 0.8, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा टैप ड्रिल साइज 4.2 मिलीमीटर। ओके, अगर आपको 100% एक्यूरेट निकलना पड़ता तो तब आपको करना है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ, बट ऑप्शन में जब आपको 4.2 है तो आपको 100% निकालने का क्या ज़रूरत है। 11 नंबर क्वेश्चन 25H7K6 टाइप ऑफ फिट। तो इसमें देखिए आपको बोल रहा है 25 मतलब ये आपका बेसिक साइज है, H मतलब फंडामेंटल डिविएशन फॉर होल, 7 मतलब ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर होल, K मतलब फंडामेंटल डिविएशन फॉर सेफ्ट, और 6 मतलब ग्रेड ऑफ टॉलरेंस फॉर सेफ्ट। इससे आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि के क्या इंडिकेट कर रहा है, 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, एज क्या इंडिकेट कर रहा है, 7 क्या इंडिकेट कर रहा है। इसलिए मैं आपको एक बाय एक आपको बता दिया हूँ। तो इसमें देखिए आपका ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। कैसे होता है, तो आप इसका जो चार्ट है लिमिट फिट टॉलरेंस के चार्ट से भी आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, क्लियरेंस फिट। जब आपको दिया जाता है ए से एच तक का वैल्यू जब आपको दिया जाता है वो आपका क्लियरेंस फिट में आता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं ना H7G6 होता है, तो इसमें देखिए H जो भी है तो ये देखिए A से H तक है, तो ये आपका जब भी A से H तक रहेगा आपका H और G जो भी आपको दिया है फंडामेंटल डिविएशन, तो आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा। जब आपका रहेगा J से N तक तो तब आपका हो जाएगा ट्रांजिशन फिट, और जब आपका रहेगा P से ZC तक वो आपका हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। तो इसमें देखिए H7K6, तो K6 आप देख लीजिए K किस में आ रहा है, IJK, तो इसमें देखिए ट्रांजिशन फिट में आ रहा है, तो इसीलिए आपका ट्रांजिशन फिट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक्स याद रखना, इसके लिए आपको मैथ सॉल्यूशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब फंडामेंटल डिविएशन का वैल्यू A से H तक होगा तो वो क्लियरेंस फिट में आएगा। जब फंडामेंटल डिविएशन का वैल्यू J से N तक होगा तो वो ट्रांजिशन फिट में आएगा, और जब फंडामेंटल डिविएशन का वैल्यू P से ZC तक होगा तो वो इंटरफेरेंस फिट में आएगा। जैसे आप तो सुने हैं H7P6 किस टाइप ऑफ फिट है, तो P है मतलब ये आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कलर कोड ऑफ वाटर स्प्रे एंड वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर इज। वाटर स्प्रे या वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या होता है, रेड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लासेस ऑफ फायर का अगर बात करते हैं तो इसमें आप जानते हैं क्लास ए फायर जो सॉलिड चीज़ से आग लगती है, जैसे वुड, क्लॉथ्स, पेपर से जब आग लगते हैं तो क्लास ए फायर में आता है। तो इस आग को बुझाने के लिए जनरली वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो वाटर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड होता है रेड, और इसके लिए और एक एक्सटिंग्विशर भी यूज़ होता है जिसका नाम है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट। तो देखिए A1 साइज ड्राइंग शीट का डायमेंशन क्या होता है, 594 मिलीमीटर इंटू 841। तो 594 इधर होता है और 841 ये आपका होता है, ठीक है। तो ऐसा आपका A1 पेज का डायमेंशन होता है। जैसे आप A4 पेज का तो सब स्टूडेंट जानते हैं, तो 210 इंटू 297। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस मूव्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक निर्दिष्ट दिशा पर जब डिस्टेंस मूव किया जाता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। रेट मतलब क्या है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है वो होता है आपका वेलोसिटी। जैसे आप सोचिए किसी भी वस्तु आपका इधर था, 5 सेकेंड बाद इधर आ गया है, मतलब ये अगर 10 मीटर डिस्टेंस तय किया है 5 सेकेंड में, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 मीटर डिवाइड बाय 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी आ जाएगा
2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शेपर मशीन वर्क्स ऑन व्हिच मैकेनिज्म। शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, दोनों मशीन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पर काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होते हैं वो कटिंग स्ट्रोक होता है, और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है वो नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है। इसलिए फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब कटिंग करते हैं तो उसमें उसको जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब लौटते टाइम रिटर्न स्ट्रोक में वो आपका नॉन कटिंग स्ट्रोक होता है, इसीलिए वापसी स्ट्रोक में उसको जल्दी वापस लाया जाता है। तो ये आपका क्विक रिटर्न लाने का जो मैकेनिज्म होता है इसी को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन CNC M08 कोड इंडिकेट्स। देखिए आपको हर बार मैं कहता हूँ कि फीटर का पेपर में कभी कभी मैशिनिस्ट टर्नर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एटलीस्ट जो कॉमन क्वेश्चन है उसी को तो आपको याद रखना है। M कोड, G कोड का जो भी कॉमन कोड है उसी को याद रखना है। जैसे शेपर मशीन से कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो क्या होता है, 3:2 होता है। ये सब कॉमन क्वेश्चन आपको एटलीस्ट पढ़ के रखना चाहिए। जैसे M08 कोड काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है कूलेंट ऑन, M09 मतलब होता है कूलेंट ऑफ। ओके, आई बोल्ट इज यूज्ड फॉर, आई बोल्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? आई बोल्ट एक टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट है जो यूज़ किया जाता है किसी भी भारी लोड को वर्कशॉप में एक स्थान से दूसरा स्थान उठा के लेके जाने के लिए। तो लिफ्टिंग हेवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो किसी भारी लोड को एक स्थान से दूसरा स्थान में उठा के ले जाने के लिए आई बोल्ट का यूज़ किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का और एक नाम क्या है? लॉस्ट वर्क्स कास्टिंग। देखो कास्टिंग रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा चैनल का वीडियो देख लीजिए, उसमें जितने टाइप ऑफ कास्टिंग होता है, कास्टिंग डिफेक्ट होता है, सब मैं आपको बता दिया हूँ। जो आप लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतने ही मैं आप लोगों के लिए बता के रखा हूँ मेरा यूट्यूब में। तो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए, कास्टिंग एंड मोल्डिंग आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी में आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या है, अब सैंड कास्टिंग क्या होता है, सब डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किस लिए यूज होता है? जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, गोल्ड का जब आपको वेल्डिंग करना होता है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है, और कार्बोडाइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा होता है। एसिटिलीन का सिंबल होता है C2H2, तो C2H2 में देखिए C आपका क्या है? कार्बन है, ठीक है। तो जो आपका फ्लेम में ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जिस फ्लेम में कार्बन का मात्रा ज़्यादा होगा, मतलब उसमें एसिटिलीन का मात्रा भी ज़्यादा होगा, तो ये आपका एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा होने का कारण कार्बन भी ज़्यादा होता है, इसलिए इस फ्लेम को कार्बोडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है। कार्बोडाइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है जनरली स्टिलेटिंग, लीड वेल्डिंग, ओके, हार्ड सरफेसिंग, ये सब चीज़ के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी भी वर्कपीस का हार्ड सरफेस बनाना है तो उसको सरफेस को हार्ड करने के लिए सिर्फ हम लोग कार्बोडाइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और 19 नंबर क्वेश्चन, एक फ्लेम आपका होता है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम देखिए जिसको हम लोग स्टील मतलब जनरल पर्पस का वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, जनरल स्टील का वेल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल फ्लेम होता है जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मात्रा इक्वल होता है। In which welding process the joints are produced without application of heat by application pressure। मतलब वो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हीट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ प्रेशर का उपयोग करके वेल्डिंग किया जाता है। तो ये होता है कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस में। कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस में कोई हीट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर से वेल्डिंग किया जाता है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोर्जिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्जिंग का एक प्रोसेस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुलारिंग। फुलारिंग या जिसको हम लोग ड्राइंग डाउन या ड्राइंग आउट कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक ऑफ वर्कपीस है उसका क्रॉस सेक्शन को हम लोग छोटा करते हैं, क्रॉस सेक्शन को कम करके उसका लेंथ को हम लोग बढ़ाते हैं, किसी को फुलारिंग या ड्राइंग डाउन या ड्राइंग आउट कहते हैं।
एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इन ऑटोकैड ड्राइंग कैन नॉट बी डन एट विच एक्सिस? ऑटोकैड में किस एक्सिस में हम लोग ड्राइंग नहीं कर सकते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेड एक्सिस। देखो बहुत सारा स्टूडेंट हमें पूछता है सर एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स के लिए हमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों का पास तो निमी का बुक है, एशियन पब्लिकेशन का बुक है, किसी किसी स्टूडेंट का पास रॉयल पब्लिकेशन का भी बुक है, ये सब आप पढ़ लिए। निमी का पीडीएफ भी, एमसीक्यू पीडीएफ भी आप पढ़ लिए हैं। टेक मैकेनिकल का आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं दिलाता है, वो आपका इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको सही में कलेक्शन करना है तो एक ही मेरा हिसाब से उपाय है, जितना भी एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस का प्लेलिस्ट में वीडियो है, मेरा चैनल का एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस, जिसमें काफ़ी सारा एग्ज़ाम का पेपर में एनालिसिस किया हूँ। उसमें हर पेपर में सोचिए मैं 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ, 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन डिस्कशन किया हूँ। उसमें आप पूरा वीडियो देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉमन होगा क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ पढ़ ली है, लेकिन उसमें से 5-7 ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आपको नया मिलेगा। वो नया क्वेश्चन ही आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है आप तो सब कुछ पढ़ के कंप्लीट करते हैं, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सिलेक्शन आपके लिए रोक देते हैं, तो वैसा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आप एग्ज़ाम पेपर प्लेलिस्ट विजिट करके आप हर वीडियो देखिए, हर वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चन तो ऐसा नया नया क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऑटोकैड में हम लोग जेड एक्सिस में ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड रूल्स का मुताबिक एक एमसीक्यू आपको पूछा गया था, लेकिन क्या पूछा गया था एग्जैक्टली किसी ने भेजा नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाई फिल्टर इज यूज्ड इन सक्शन लाइन ऑफ हाइड्रोलिक पंप? हाइड्रोलिक पंप का सक्शन लाइन में क्यों फिल्टर यूज किया जाता है? देखो फिल्टर का काम ही होता है, चाहे आपका वाटर फिल्टर हो या आपका सक्शन लाइन में फिल्टर हो, उसकी काम होता है कि जो भी अशुद्धि होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज होता है उसको छान देता है, ठीक है, उसको अलग कर देता है। तो देखिए, टू ट्रैप एंड रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द हाइड्रोलिक फ्लूइड, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आपका सक्शन लाइन में जाने वाला है, उसी में जो आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड में जो भी इम्प्योरिटीज़ है, गंदी चीज़ें, अशुद्धि है, उसी को ट्रैप कर लेता है और उसी को छान देता है, उसको अलग से निकल देता है। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू डेसीलीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.1 लीटर, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू आपका होता है 1 लीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1000 लीटर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनटू ऊपर में आपका 100 हो जाएगा, तो आपका 0.1 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल इज, स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है, इंजीनियर्स रूल का लिस्ट काउंट होता है 0.5 मिलीमीटर मेट्रिक में और बीटीज में 1/64 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फुट वाल्व इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप में फुट वाल्व का क्या कार्य होता है? तो इसमें देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें फुट वाल्व एक नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व का रूप में काम करता है। जैसे आप लोग पाइप एंड पाइप फिटिंग चैप्टर में पढ़ लिए हैं, नॉन रिटर्न वाल्व में या चेक वाल्व में क्या होता है आपका, ऐसा सोचिए, ये आपका एक पाइप है और इधर आपका एक फ्लैप रहता है, ठीक है। तो इधर से देखिए ये आपका लिक्विड आ रहा है, इधर आने के बाद क्या करेगा, इधर जब आएगा तो ये फ्लैप को ऊपर उठाएगा, ये जो आपका फ्लैप है इसको थोड़ा ऊपर उठा के इधर से पानी इधर पूरा भर जाएगा। इसका बाद ये जब आपका पाइपलाइन को आप बंद कर देंगे, पाइपलाइन को बंद कर देंगे तो ये आपका पानी क्या करेगा, इधर जो भी आपका पानी है ये आपका वापस इधर जाने का, मतलब इस तरफ आने का कोशिश करेगा। लेकिन जब भी ये आने का इधर से बैक आने का कोशिश करेगा तो ये जो आपका फ्लैप है ना, फ्लैप आपका क्या होगा, फ्लैप आपका पूरा इधर ऐसा था पूरा, तब ऐसा बंद हो जाएगा,
मतलब ये पाइपलाइन को पूरा बंद कर देगा। तो इधर जितना भी आपका फ्लूइड है या जो भी आपका लिक्विड है, ये जब वापस जाने का कोशिश करेगा फ्लैप बंद हो जाएगा, तो इधर ये इस तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में फुट वाल्व को यूज करते हैं और इसी को चेक वाल्व कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन सरफेस फिनिशिंग मेथड इन्वर्टेड ट्राइंगल, डबल इन्वर्टेड ट्राइंगल मतलब डबल उल्टा ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? N7 से N9 को इंडिकेट करता है। N7 का वैल्यू होता है 1.6 माइक्रोन और N9 का होता है 6.3 माइक्रोन। आप जानते हैं N1 से N12 तक होता है। सबसे बढ़िया फिनिश होता है N1 का, जो आपका लैपिंग में मिलता है। ओके, और जो आपका N1 होता है उसमें उसका जो वैल्यू होता है रफनेस वैल्यू 0.025 माइक्रोन होता है, लेकिन जो N12 का होता है उधर आपका होता है 50 माइक्रोन N12 का। ओके, व्हिच इज ए फिनिशिंग प्रिसिशन फिनिशिंग मेथड, कौन सा एक सूक्ष्ममापी फिनिशिंग मेथड? तो लैपिंग एक प्रिसिशन फिनिशिंग मेथड है, जिसमें हम लोग लैपिंग कर लेते हैं, होनिंग कर लेते हैं। उसमें आपका जो भी मेटिंग पार्ट्स होते हैं उसमें प्रॉपर फिट मिलता है और उसमें लैपिंग सरफेस, दो लैपिंग सरफेस का बीच में मैग्नेट का थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि जो भी आपका दो मेटिंग सरफेस है उसमें अगर कहीं आपका सरफेस फिनिश में आपका हवा फंसने का जगह नहीं है, तो इसमें जब आप इन दोनों मेटिंग पार्ट्स को जोड़ देंगे तो इसमें मैग्नेट का तरह वो अट्रैक्ट कर लेगा। जनरली क्यों फिटिंग में प्रॉपर फिट नहीं मिलता? क्योंकि इधर सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होने के कारण उसमें बीच में आपका हवा फंसने का चांसेस होता है। लेकिन जब आपका फिनिश एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मेटिंग पार्ट्स में, तो जब उसको जोड़ देंगे तो उसमें आपका मैग्नेट का थोड़ा अट्रैक्ट करके रखेगा। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट स्टेप वी डू इमीडिएटली इन केस ऑफ एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना होने पर सबसे पहला कदम हम लोग क्या उठाते हैं? फास्ट एड हम लोग करते हैं। फास्ट एड सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इन ए गिवन डायमेंशन 25 प्लस माइनस 0.2। तो इसमें देखिए जो आपका गिवन डायमेंशन दिया 25 जो आपका बेसिक साइज है, प्लस 0.2 मतलब वो आपका अपर लिमिट है, सॉरी अपर डिविएशन है, और माइनस 0.2 जो आपका लोअर डिविएशन है। इसमें मिनिमम लिमिट ऑफ साइज आपको निकालना है। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने का फॉर्मूला बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन। बेसिक साइज 25 और प्लस लिखना है और लोअर डिविएशन माइनस 0.2। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए 24.98 मिलीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ कार्बन इज एडेड इन स्टील, स्टील बिकम्स, जब हम लोग किसी भी स्टील में कार्बन को और ज़्यादा ऐड करते हैं तो स्टील और ज़्यादा हार्ड होता है, और जितने हार्ड होगा उतना ज़्यादा ब्रिटेल होगा, उतने ज़्यादा भंगुर होने लगेगा। PERT किस लिए यूज किया जाता है? PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये एक ऐसा टेक्निक है, किसी भी एक प्रोजेक्ट को रियली मतलब सच में फिनिश करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ टाइम लगता है उसको कैलकुलेशन करने का एक टेक्निक होता है। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है, किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कार्य को एक्चुअल फिनिश करने में जितना टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करने का टेक्निक होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फीट। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से आपको पूछा गया था कौन सा फीट का एक प्रकार नहीं है। तो फीट जनरली 3 टाइप्स होता है, क्लियरेंस फीट, इंटरफ्रेंस फीट और ट्रांजिशन फीट। जो आपका चौथा ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोमीटर रीडिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। आपको एक फिगर दिया गया था, उसी का रीडिंग आपको निकालना था। स्क्रू पिच गेज का एक आपको फिगर दिया गया था, आपको पहचानना था ये कौन सा एक्चुअली टूल्स है या आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या जो भी आप इक्विपमेंट बोल सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज का फिगर आपको दिया गया था, आपको पहचानना था कि ये आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या उसका कोई भी पार्ट का बारे में आपको शायद क्वेश्चन पूछा गया था। ऑटोकैड ओरिजिन रिलेटेड, ऑटोकैड से और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ऑटोकैड से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता, बट इस बार जो मिधानी का एग्जाम कंडक्ट हुआ इसमें देख रहा है कि 2-3 क्वेश्चन ऑटोकैड से भी पूछा है। TQM एंड TPM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM और TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, मैं फुल फॉर्म सिर्फ बता दिया आपको।
41 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था which टाइप ऑफ मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स डेली क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, ऑयलिंग एंड रिटाइटनिंग। मतलब वो किस टाइप ऑफ मेंटेनेंस होता है जिसमें डेली उसमें क्लीनिंग, इंस्पेक्शन होता है, ऑयलिंग करते हैं, जिस भी पार्ट ढीला है उसको रिटाइटनिंग करते हैं, तो ये आपका होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस जनरली 3 टाइप्स होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस। इसमें शायद आपको मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस। इसमें आपको कुछ 3 और लाइन दिया गया था, उसमें आपको ऐसे ऐसे मैच करना था। ओके, अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो आप लोग जानते हैं, ब्रेकडाउन होने से पहले जो हम लोग एक पीरियोडिकली मशीन पार्ट्स का मेंटेनेंस करते हैं, उसमें ऑयलिंग वगैरह करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, किसी भी पार्ट ढीला होता है तो उसको टाइट करते हैं, कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसको हम लोग फिर नया लगवा देते हैं, तो ये आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है। एक सिंबल से आपको क्वेश्चन पूछा गया था ओवरटेकिंग, तो ये आपका एक ओवरटेकिंग का सिंबल होता है, एक आपका अप एरो होता है और आपका एक ऐसा एरो होता है। ओके, जिसमें देखिए आपका रेड कलर का बॉर्डर होता है, ये आपका बॉर्डर रेड कलर का होगा, क्रॉस बार जो है वो आपका रेड कलर का होगा, और जो आपका एरो है वो आपका सिंबल जो आपका एरो है वो आपका ब्लैक कलर का होगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया आप इसको कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द हॉरिजॉन्टल फीड इन ए लेथ इज कंट्रोल बाय। लेथ मशीन का हॉरिजॉन्टल फीड को किससे कंट्रोल किया जाता है? एप्रॉन से कंट्रोल किया जाता है। अगर वर्टिकल फीड को बोलते तो अगर क्रॉस फीड को बोलते या वर्टिकल फीड भी आप बोल सकते हो तो उसमें आपका तब हो जाता क्रॉस स्लाइड, ठीक है। या एंगुलर फीड का अगर बोलते तो एंगुलर फीड के लिए आपका हो जाएगा कंपाउंड स्लाइड। माइक्रोमीटर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मेरा पेपर का डिस्कशन करने का मतलब नहीं कि 100% वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जितना मेरे को क्वेश्चंस मिलता है, टॉपिक्स मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो इन सब टॉपिक को आपको अच्छा से देख के जाना है। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जब भी पूछता मतलब आपको जो नॉर्मल लो कार्बन स्टील है उसी का मेल्टिंग पॉइंट आपको ऑलवेज लिखना है। तो 1500 से 1530 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर रीडिंग इंच से आपको दिया गया था, तो वो आपको लिखना था कि रीडिंग क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गियर इज यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। मतलब वो किस प्रकार के गियर में हम लोग रोटरी मोशन को लीनियर मोशन और लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको विपरीत भी हम लोग कर सकते हैं, तो रैक एंड पिनियन में होता है। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फीलर गेज। फीलर गेज का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, FEELAR, फीलर गेज। फीलर गेज किस लिए यूज किया जाता है? दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो क्लियरेंस या गैप होता है उसी को चेक करने के लिए फीलर गेज यूज होता है। फीलर गेज का और एक नाम क्या है? ऑप्शन में आपको दिया जाता है क्लियरेंस गेज और थिकनेस गेज, तो आपको बोलना है थिकनेस गेज। बहुत सारा स्टूडेंट इसको क्लियरेंस गेज करके आता है, तो आपका गलत हो जाएगा, आपको थिकनेस गेज करके आना है। ये भी एक नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है? क्योंकि इसका लाइट वेट होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.7, तो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा उसका वेट भी उतना ही कम होगा। और एल्यूमिनियम का और एक आप बोल सकते हैं एलॉय होता है जिसका नाम है डुरालुमिन। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डुरालुमिन इज एन एलॉय ऑफ, तो किसका एलॉय होगा? एल्यूमिनियम होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मेलाचाइट। मेलाचाइट में कितना परसेंटेज ऑफ कॉपर होता है? एक आपका होता है मेलाचाइट और दूसरा आपका होता है पायराइटिस, जिससे कॉपर को निष्कासित किया जाता है। तो ये मेलाचाइट और पायराइटिस कॉपर का ओर्स होता है, अयस्क होता है। तो मेलाचाइट ओर में कॉपर का परसेंटेज होता है 57.48%। ये आपका एकदम एक्यूरेट मैं आपको बताया हूँ। अगर एग्जाम में आपको अप्रॉक्स कुछ पूछा तो ये आपका 55 से 60 का लगभग हो जाएगा। वाई इज़ इंटरचेंजेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन मास प्रोडक्शन। देखो मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी होना चाहिए। किसी भी पार्ट अगर आपका डैमेज हो जाता है, किसी भी नाट बोल्ट अगर आपका खो जाता है, तो आप उसी साइज का
उसी ग्रेड का दूसरे कंपनी का नाट बोल्ट का यूज़ कर सकते हो, उसी जगह में रिप्लेस आप करके यूज़ कर सकते हो। इसीलिए आपका जो असेंबली होगा, जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, वो आपका फास्ट होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड टू क्विकर एंड चीपर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। किसी भी सामान बनाने के लिए ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है और सस्ते प्रोसेस भी होता है। सोचिए किसी भी आप गोदरेज कंपनी का नाट बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अगर आपका नाट खो गया है तो उसी साइज़ का अगर उसमें इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होता तो उसी साइज़ का अगर आप दूसरे कंपनी का, सोचिए टाटा का आप बोल्ट, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टाटा का आप नाट लेके आए हैं तो गोदरेज का बोल्ट में आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिलेक्टिव असेंबली में आपका इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन जो आपका नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है उसमें इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी जिसमें होता है या नॉन सिलेक्टिव असेंबली में क्या होगा, आपका गोदरेज का नाट बोल्ट में अगर नाट खो गया है तो आप टाटा का सेम ग्रेड सेम साइज का नाट का यूज़ करके उसी को आप काम में लगा सकते, काम चला सकते हैं। तो ये आपका नॉन सिलेक्टिव असेंबली होता है जो आपका इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी जिसमें होता है। और मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, जो आपका काफ़ी सस्ता प्रोसेस भी होता है और जल्दी उसमें प्रोडक्शन भी होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, एसी वेल्डिंग इज डन इन आर्क वेल्डिंग आपको पूछा गया था। तो आर्क वेल्डिंग हम लोग AC DC दोनों में कर सकते हैं। स्लिप गेजेस इज क्लीन बाय, तो आपको बोला था बिफोर रिंगिंग ऑफ ब्लॉक। रिंगिंग ऑफ ब्लॉक मतलब किसी भी आपको साइज, अगर हाइट आपको सेट करना है स्लिप गेज से, तो स्लिप गेज को तो एक का ऊपर एक को रखना पड़ेगा। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं स्लिप गेज में लैपिंग किया हुआ रहता है। स्लिप गेज किससे बनता है, स्लिप गेज बनता है हाई ग्रेड ऑफ स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। इसमें लैपिंग किया हुआ रहता है, इसका सरफेस फिनिश इतना बढ़िया होता है कि दो स्लिप गेज को लेकर अगर हम लोग रगड़ देते इसके ऊपर और एक स्लिप गेज को लेकर अगर रगड़ देते तो ये मैग्नेट का तरह, चुंबक के तरह अट्रैक्ट कर लेते, तो एक का ऊपर एक सेट हो जाता है। फिर हम लोग और एक स्लिप गेज को लेकर अगर रगड़ देते तो वो भी सेट हो जाता है। तो इसको रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग रिंगिंग प्रोसेस करते हैं स्लिप गेज को, तो उससे पहले स्लिप गेज को किससे पोंछ लेना चाहिए, किससे साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे स्लिप गेज का सरफेस में कोई भी फॉरेन मटेरियल, कोई भी अशुद्धि कुछ लगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका सरफेस बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया होगा तभी दो स्लिप गेज के बीच में कोई एयर नहीं फंसेगा। एयर नहीं फंसेगा तो उसमें मैग्नेट का तरह अट्रैक्ट करेगा दो स्लिप गेज, उसका लैपिंग किया हुआ है इसलिए। तो इसीलिए आपको बोला रिंगिंग प्रोसेस करने से पहले स्लिप गेज को किससे साफ कर लेना चाहिए, क्लॉथ, कपड़ा से साफ कर लेना चाहिए, अदरवाइज कैमोइस लेदर से आपको साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कैमोइस लेदर या क्लॉथ दोनों ऑप्शन में था, तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर था बोथ A एंड B, तो बोथ A एंड B राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल लॉ रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाई इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इट्स ए मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब वो फ्लूइड का कौन सा इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी लिक्विड का फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। तो ये आपको विस्कोसिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, जस्ट विस्कोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका डेफिनेशन में इधर आप लोगों के लिए मैं लिखा दिया हूँ। सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो उसका एक उदाहरण क्या होता है, जैसे ग्रीज होता है। ओके, पीछे सर्कल डायमीटर का एक फिगर आपको दिया गया था। ये आपका जो अगर गियर होता है, ये अगर आपका एक गियर होता है, ठीक है, ये अगर आपका गियर होता है, तो इसमें देखिए ये ऊपर में जो आपका डायमीटर है ये आपका मेजर डायमीटर है, जिसको आप लोग एडेंडम सर्कल कहते हैं, और जो आपका नीचे जो सर्कल है ये आपका डिडेंडम सर्कल है। और इन दोनों सर्कल के बीच में जो एक इमेजिनरी सर्कल होता है, उसी को बीच में जो ये जो आपका इमेजिनरी सर्कल है, इसी को पिच सर्कल और डायमीटर कहते हैं। तो ये आपको एक मेंशन किया था एरो से, आपको बोलना था कि ये पिच सर्कल डायमीटर है। 59 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डाउन मिलिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। डाउन मिलिंग को हम लोग क्लाइम मिलिंग भी कहते हैं। एक आपको फिगर दिया गया था 5 पोर्ट 2 पोर्ट वाल्व से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो इसी का फिगर आपको दिया गया था। हाइड्रोलिक चैप्टर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखिए बाकी चले इस क्वेश्चन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। अगर आपका पास है कुछ भी 1 2 5 जितना भी क्वेश्चन याद है, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर एक ही कमेंट में लिखने का कोशिश कीजिए, मैं उसी को पिन कर दूंगा तो अच्छे होगा, क्योंकि बार एक से ज़्यादा हम SMS को पिन नहीं कर सकते। तो एक ही SMS में आपका पास जितना भी क्वेश्चन है आप उसी को लिख दीजिए। ओके,
या अगर आप लोग अलग अलग स्टूडेंट लिख के भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं सबका क्वेश्चन को कॉपी करके मैं अलग से एसएमएस कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, तो उसी को मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग के लिए सुविधा होगा, बाकी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।